आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के इस अंक में गणित को आसान करने के लिए आज हम पहुँचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहाँ पर IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा हमें बताएंगी मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह के बारे में। क्या होती है मैट्रिसेस और किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से हम उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं, यानी कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या में यानी कि दैनिक रूटीन लाइफ में किस तरह से मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं। जानेंगे आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। तो चलिए चलते हैं सीधे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला और जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। बता रही हैं IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा। नमस्कार बच्चों। बच्चों, मैं अर्चना शर्मा IIT कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, और आज जो हम लोगों का टॉपिक है, गणित के जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं और इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर मैं मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म दूं तो हम मैट्रिक्स को मैट्रिसेस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। तो आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे कि मैट्रिसेस का उपयोग क्या है, मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है, और उसको हम कैसे अपने दैनिक जीवन से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार आप सभी का परिचय लेना चाहूंगी। आपका नाम क्या है? शिखा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से देसुला। अंजना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला। मेरा नाम नीतू और मैं आदर्श गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। My name is Murari Prajapati and I read in government senior secondary school. I'm studying. Okay बेटा? मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला से। ठीक है। हाँ, आप बताएं अपना नाम। मैम, मेरा नाम कृष्ण गोपाल और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला में पढ़ता हूँ। आप बताएं। मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। ओके, आप बताएं अपना नाम। मेरा नाम अमित है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम समयदीन कादरी, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम चंद्रवान प्रजापति है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित चौहान है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। आज हमारे जो चर्चा का विषय है वो क्या है? आव्यूह। आव्यूह क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? आव्यूह। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, और अगर इसका बहुवचन लेंगे तो क्या बन जाएगा? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसे आप अपने आसपास के क्रियाकलापों में मैट्रिसेस का उदाहरण देख सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि गणितीय रूप में कैसे आप अपने आसपास की एक्टिविटीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं या मैट्रिक्स विधि से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं जो आपके आसपास की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? चलिए, हम सबसे पहला एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल अपने स्कूल का ही लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल स्कूल का ही लेते हैं। आप सभी लोग एग्जाम देते हैं। एग्जामिनेशन रूम आप लोगों ने अच्छे से देखा है। जब हम एग्जामिनेशन रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले जब हम उस एग्जामिनेशन रूम में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, तो आपको चेयर्स कैसे दिखती हैं? जो चेयर टेबल आपकी रखी हुई है जहां आपको पेपर देना है, वो कैसे दिखती हैं? पंक्तियां दिखती है ना, पंक्तियों में दिखती हैं। ठीक है, पंक्तियां बनी हुई हैं।
ठीक। और अगर मैं एक एक पंक्ति को देखना शुरू करूं तो पंक्तियां कैसे मिलेंगी? दाएं से बाईं ओर, बाएं से दाईं ओर, या आगे से पीछे की ओर, या पीछे से आगे की ओर। 4 चीजें कही है मैंने बेटा। आप बिल्कुल मुझे सिंपल सिर्फ इतना बताइएगा कि जो पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों को आप कैसे देख सकते हैं। पंक्तियां होती है ना, पंक्तियां बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो पंक्तियां कैसे होंगी? जब मैं क्लास में एंटर करूंगी या आप अपने एग्जामिनेशन रूम में एंटर करेंगे तब आप देखेंगे कि पंक्तियां कैसे दिखेंगी आपको, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। जब आप क्लास को खड़े होकर सामने से देख रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? जब चेयर्स आपके सामने लगी हुई हैं, ठीक है, तो आपको हो सकता है वहां पर 6 पंक्तियां या इस तरीके की 7 पंक्तियां दिखें, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी पंक्तियां, ठीक है। अगर मैं दूसरे रूप से इसको देखना चाहूं, मैं पंक्तियों के फॉर्म में ना देखकर, पंक्तियों के रूप में ना देखकर, मैं केवल उस अरेंजमेंट को ऐसे देखना चाहूं कि मेरे सामने कितनी लाइनें दिख रही हैं, समझ रहे हैं? मतलब आगे की ओर से लेके लास्ट तक की चेयर्स को, तो वो कैसे होंगी? क्या वो पंक्तियां होंगी? वो स्तंभों की जैसी होंगी? कॉलम्स होंगे वो? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी आगे से पीछे की ओर, समझ में आ गया? ठीक है। तो जब आप इस तरीके की सूचनाओं को एकत्रित करते हैं या इस तरीके की व्यवस्था को देखते हैं तो इस व्यवस्था को आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने आसपास की किसी एक्टिविटी को, ऐसी एक्टिविटी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर जो बहुत ज्यादा अवयव या प्रविष्टियां अगर उसमें सम्मिलित हैं और हम उनको अगर एक एक फॉर्म में देखना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो रेखा है, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्ची रेखा है, रेखा कौन सी पंक्ति में और कौन से स्तंभ पे, मतलब आप रेखा का स्थान ज्ञात करना चाहते हैं। जो बच्ची आपके स्टूडेंट है, आपकी क्लास की जो क्लासमेट है, अगर आप रेखा को स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं कि रेखा किस जगह पर बैठी है, तो क्या आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि वो किस पंक्ति में बैठी है और किस स्तंभ में? मतलब एक बार कैसे देखोगे आप कि कौन सी पंक्ति, मतलब दाएं से बाएं वाली पंक्ति। मान लीजिए मैंने बोल दिया आपको कि दूसरी पंक्ति में बैठी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले दूसरी पंक्ति में जाएंगे। अब हो सकता है दूसरी पंक्ति में भी 5 चेयर लगी हो, तो वो कौन सी चेयर पर बैठी है? समझ में आ रहा है या नहीं? मान लीजिए कि वो 4th चेयर पे बैठी हुई है, उस पंक्ति में 4th चेयर पर बैठी हुई है, तो वो 4th चेयर आपको देखना होगा कि कौन से स्तंभ में है। आगे बच्चों समझ में आपको? ठीक है। इस तरीके की आप सब जो क्लास में मान लीजिए अगर 25 बच्चे भी बैठे हुए हैं तो आप उन 25 बच्चों की भी स्थिति इजीली बता सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। और बताइए, और ऐसा कोई एग्जाम्पल जो आपको ऐसा लगता हो जहां आपको व्यवस्था दिखती हो, मतलब अरेंजमेंट्स दिखता हो आपको, और कोई भी व्यवस्था जिसको हम आयताकार बॉक्स में अगर इकट्ठा कर दें, आयताकार बॉक्स में अगर आप उस इंफॉर्मेशन को, उस सूचना को अगर आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस रूप में मतलब देखना शुरू कर देते हैं। फिर किस रूप में हम उसे बताते हैं कि ये आव्यूह विधि हो सकती है। ठीक है। आव्यूह विधि का जो एक सिंपल सा यूज जो है, वो सिंपल सा यूज है जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स, मतलब मान लीजिए आपके पास राशियां बहुत ज्यादा हैं, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें आपको कई राशियां दी हुई हैं और उन्हीं राशियों का आप दिए गए जो कंडीशंस दी हुई होती है ना, किसी प्रॉब्लम के साथ कंडीशन भी गिवन होती है ना उसके साथ में, ठीक है, तो उन कंडीशंस के आधार पर अगर उन राशियों के सॉल्यूशंस आप निकालना चाहते हैं, अगर उनके हल ज्ञात करना चाहते हैं, तो भी मैट्रिक्स आपको मदद करती है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि जो मैट्रिक्स है उसको हम गणितीय रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा? आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके की सूचनाएं हमारे पास आएंगी और उन सूचनाओं को हम कैसे किसमें चेंज कर देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है। बाद में हम सीखेंगे क्या मैट्रिक्स फॉर्म का कोई सोल्यूशन भी है, ये हम बाद में सीखेंगे। पहले हम केवल मैट्रिक्स की जानकारी लेंगे। ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स है ये गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी मदद से आज के जो टाइम में, जो आज का जो टाइम चल रहा है, जो ग्राफिक्स आप देखते हो ना,
ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है, एनिमेशन है आपका, एनिमेशन कार्टून नेटवर्क वगैरह आप देखते हो, ठीक है, इसमें बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है। एरोप्लेन्स वगैरह आप जानते हैं, वहां पर भी इसका बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है, ठीक है। और कहाँ पर यूज है, ये जो सर्वे होते हैं ना अपने ज्योग्राफिकल सर्वेज जो होते हैं, ये भूकंप वगैरह जब आता है तो सेस्मिक किरणें जो होती है ना, उनको स्टडी करने में इनका बहुत बड़ा यूज है। और सबसे बड़ी बात कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, सभी सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है बेटा। और ये चीजें जब आप हायर लेवल पर आगे बढ़ जाएंगे, हो सकता है कल को आप में से कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो, ठीक है। आप ये जो जितना मैटर आप पढ़ते हैं ना, ये सब एकदम बेसिक्स है। लेकिन जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि फिजिक्स का यूज क्या है, तो शायद आपको आसपास दिखता है। केमिस्ट्री का यूज क्या है, आपको आसपास दिखता है। जैसे मैंने लकड़ी को जला दिया तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है। फिजिक्स में आप देखते हो कि मैंने अगर किसी ठोस को पानी में गिरा दिया तो एक बल से वो ऊपर की ओर उछलता है, उसमें फिजिक्स है आपकी। हम परेशान कहाँ पर होते हैं, जब मैथ्स की बारी आती है। हम ये सोचते हैं इस गणित का यूज कहाँ होता है। तो गणित का यूज, जितने भी आपका जो पूरा साइंस है वो किस पे बेस्ड है। आप सोचिए, कैलकुलेशंस के बिना कुछ पॉसिबल है? नहीं है। गणित का यूज जो है, आपके जितने भी ब्रांचेस हैं स्टडी की, उन सबको जो आगे बढ़ा रहा है वो कौन है? गणित ही है, ठीक है। जैसे एक बार एक बच्चे ने, जब हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे थे, तो एक बार एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि निर्देशांक ज्यामिति का क्या यूज है, डेली लाइफ में क्या यूज है। तो देखिए, जो आप ये नहीं खेलते हैं ये रिमोट से, और ये आपको पता होता है, गेम वगैरह नहीं खेलते हैं आप लोग, वीडियो गेम्स, तो 3-4 बार जब आप गेम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपने देखा है आपके हारने के चांसेस कम होने लगते हैं, क्योंकि आपको ये पता होता है कि इतनी देर बाद मुझे इतने कॉइन्स मिल जाएंगे। वो डिस्टेंस जो होती है, ठीक है। तो आपको ये जो कॉइन्स वगैरह जो जहां रखे गए होते हैं, जब आप देखते हो ना, जो आपके सामने जो स्क्रीन चलती है उस पर कॉइन्स वगैरह देखे हैं आपने। जैसे आप कॉइन लेते हो, आपको लगता है जितने ज्यादा कॉइन लेंगे हम उतनी जल्दी जीत जाएंगे, ठीक है। तो जो कॉइन्स की पोजीशन होती है वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति की मदद से ही की जाती है, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस भी बड़े लेवल पर सारे ही जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करती है। तो वो सब आप कब पढ़ेंगे? जब आप में से कुछ लोग साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ लोग जियोलॉजिस्ट बनेंगे, कुछ लोग हो सकता है इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियरिंग करने के बाद, जब तक हम लोग इंजीनियरिंग में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा है कि बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो ये बोलते हैं कि मैम इंजीनियर मैथ्स क्यों पढ़ रहा है। उनके जो खुद के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिन बेसिस पर वो लोग आगे प्रैक्टिकल्स करते हैं, वो सब किसके बेसिस पर होते हैं? मैथ्स के बेसिस पर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल इंजन बनाता है और वो ये चेक करना चाहता है कि मेरा जो ऑटोमोबाइल इंजन है ये कम से कम पेट्रोल खर्च करे, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम ज्यादा हो, किलोमीटर ज्यादा हो और पेट्रोल कम खर्च हो। तो सोचिए कि इस निरीक्षण को करने में उसको मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। बस ये होता है कि विधियां बदल जाती हैं, और विधियां बदलेंगी। अभी तो आप केवल क्या सीख रहे हो? बेसिक्स सीख रहे हो। इसके आगे आप और स्टैंडर्ड मेथड सीखोगे, और हो सकता है जो मैथमेटिशियन बड़े लेवल पर जो रिसर्च करते हैं, हो सकता है वो इससे भी ज्यादा बड़े लेवल के मेथड सॉल्व करते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर से हम लोग अपने मैट्रिसेस पे आ जाते हैं। तो एक जो सटीक परिभाषा है मैट्रिसेस की, उसमें ये कहा गया है कि जब आपके पास जो वस्तुएं, ठीक है, जो आपके पास कोई सूचना है, सूचना में वस्तुएं हैं आपके पास, या व्यक्ति है आपके पास, या एलिमेंट्स हैं आपके पास, अगर हम इनको आयताकार क्रम विन्यास में रखते हैं, तो उस विधि को या उस रिप्रेजेंटेशन को जो प्रदर्शित हो रहा है हमारे सामने, उसके हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपने एलिमेंट्स को, बड़ा ब्रैकेट आप सभी लोग जानते हैं बड़ा ब्रैकेट कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे ब्रैकेट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप एक एलिमेंट को भी दर्शा सकते हैं, किसमें? ब्रैकेट में। दो एलिमेंट को भी दर्शा सकते हैं। देखना हमें ये होगा कि हर एलिमेंट अपने बारे में कौन सी जानकारी दे रहा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगी, आप लोग अपनी अपनी कॉपीज खोल लीजिए और वहां पर एलिमेंट्स की एंट्रीज करते रहिएगा, जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिससे हम ये सीखेंगे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को
यानी किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या हमारे आसपास की प्रॉब्लम हो, उसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब ये होता है कि आप एक ही जगह से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले जरा ध्यान से सुनिएगा और संख्याओं को सही से सुनकर एक पेज पर लिखेंगे। एक 12वीं कक्षा का छात्र मोहन है, उसकी 3 बहनें हैं और वह यह सूचना व्यक्त करना चाहता है कि उसकी पहली बहन मीरा, क्या नाम है पहली बहन का? मीरा के जूते का नंबर 4 है। जूते का नंबर 4 है। एक इंफॉर्मेशन है मोहन के पास, वो खुद 12th क्लास का बच्चा है और उसके पास ये इंफॉर्मेशन है जो थोड़ी बिखरी हुई है। अब हम क्या करेंगे, उसे आव्यूह सिखाएंगे और आव्यूह विधि की मदद से इस पूरी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, लिख लिया। और मीरा की उम्र 9 साल है, तो मीरा की उम्र क्या है? और उसके जूते के नंबर का साइज क्या है? 4। दूसरी बहन राधा है, उसके जो जूते का साइज है वो 5 है और उसकी उम्र 10 साल है। उसकी तीसरी बहन रेखा है, उसके जूते का साइज 5 है यानी 5 और उसकी उम्र 12 है, 12 साल। मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोहराना चाहूंगी। सबसे पहले कितनी बहनें हैं? मीरा, राधा, रेखा। मीरा के जूते का साइज क्या है? 4 और उम्र क्या है? 9। ठीक है। और उसकी दूसरी बहन राधा के जूते का साइज क्या है? और उम्र 10 वर्ष। बिल्कुल सही। और तीसरी बहन रेखा, उसकी जूते का साइज बताओ और उम्र बताओ। उसकी साइज 5 है और उम्र 12 साल। 12 साल है। जूते के साइज जो है वो क्या है? 5 है और उम्र 12 साल है। ठीक है बच्चों, यदि मोहन यह सूचना गणितीय रूप से एक साथ दर्शाना चाहता है तो कौन सी ऐसी विधि है जो इस सूचना को एक साथ स्पष्ट रूप से सरलता के साथ प्रदर्शित कर सके? बताएं बच्चों। मैट्रिक्स। क्योंकि अभी जो हमने एक क्लास का उदाहरण लिया था वहां पर भी हम क्या बता रहे थे, उनकी स्थितियां इजीली बता पा रहे थे, है ना? यस मैम। ठीक है बच्चों। तो मैट्रिक्स विधि, मैट्रिक्स मेथड अर्थात आव्यूह विधि द्वारा हम मोहन के पास जो भी सूचनाएं हैं उनको एक साथ गणितीय रूप से एकत्रित करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों? यस मैम। ठीक। तो सबसे पहले आव्यूह विधि में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहली इंफॉर्मेशन आप देखिए। आपको सबसे पहले क्या पता चला कि मीरा के जूते का जो साइज है वो कितना है? 4 है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस 4 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं हम मैट्रिक्स फॉर्म में? मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए किसी भी प्रविष्टि या अवयव को, जैसे 4 क्या है? 4 एक अवयव है। ठीक है, हमारी सूचना का एक अवयव या एलिमेंट है। ठीक है, इसको एंट्री भी कहते हैं। ठीक, लिखने के लिए उसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। मतलब एक आयताकार बॉक्स ले लिया हमने, बॉक्स को पूरा क्लोज नहीं किया है, उसको ब्रैकेट की तरह रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर? 4। क्या किया है मैंने यहाँ पर बोर्ड पे, क्या किया है? ब्रैकेट में 4 लिखा है। ठीक है, ब्रैकेट कैसा है बेटा? स्मॉल है, मिडिल है या फिर सबसे लार्ज है? सबसे लार्ज ब्रैकेट है। ठीक है, लार्ज ब्रैकेट आप जानते हैं कैसे लगाया जाता है? सब लोगों को पता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? आयताकार। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताइए कि जो बड़े कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो क्या है? मीरा के जूते के साइज। मीरा के जूते का साइज लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। अब अगर मैं बात करना चाहूँ कि मीरा की उम्र को भी मैं यहाँ पर डिनोट करना चाहती हूँ, क्या बताना चाहती हूँ इस सूचना में? मीरा की उम्र को भी। तो मीरा की उम्र क्या है? 9 वर्ष है। तो अगर मैं मीरा के जूते का साइज और उसकी उम्र को एक साथ प्रदर्शित करना चाहूँ तो मुझे उसी बड़े ब्रैकेट में एक प्रविष्टि कौन सी देनी होगी जो उसके जूते के साइज को बताती है और दूसरी प्रविष्टि कौन सी देनी होगी जो उसके उम्र को बताती है। इसका मतलब बड़े ब्रैकेट के अंदर पहली जो एंट्री है वो 4 है और 4 क्या है? मीरा के जूते का साइज। और बड़े ब्रैकेट के अंदर जो दूसरी प्रविष्टि है, जो दूसरी एंट्री है वो क्या है? मीरा की
उम्र बता रही है। ठीक है, तो ये नोन हो गया आपके लिए। क्या इसी प्रकार आप मुझे राधा और रेखा दोनों की सूची भी ऐसे बनाकर बता सकते हैं सारणिक रूप में? बताइए। राधा के जूते का साइज 5 होगा, वह उम्र 10 वर्ष होगी। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मुझे प्रविष्टि जो लिखनी होगी, पहली जो प्रविष्टि या पहला अवयव लिखना होगा, वो मुझे जूते का साइज लिखना चाहिए या उम्र लिखनी चाहिए? बताओ शिखा। जूते का साइज फिर उम्र। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? 5 और फिर क्या लिखना होगा? 10। ठीक है, इसी प्रकार अब आप मुझे जो रेखा के लिए जो सूचना हमें पता है वो बताइए, कैसे हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, सारणीबद्ध होके कैसे लिखेंगे बताएं। सबसे पहले बताइए रेखा के जूते का साइज क्या है? 5। तो पहली प्रविष्टि क्या होगी? 5। फिर रेखा की उम्र क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। तो दूसरी प्रविष्टि क्या होगी? 12। ठीक है बच्चों? ठीक। अब आपको अलग अलग ये 3 जगह ये मालूम है, जो पहली प्रविष्टि जो आपने पहले बनाया है, पहले 2 प्रविष्टियां जो एंटर कराई हैं आपने, वो किसकी हैं? मीरा की 4 और 9। फिर उसके बाद राधा 5 और 10। फिर उसके बाद रेखा 5 और 12। ठीक है? ठीक। क्या हम इन तीनों के इंफॉर्मेशन को एक साथ भी लिख सकते हैं? बताइए कैसे लिखेंगे? अपने आप से सोचिए आप एक बार कि कैसे लिखेंगे अगर तीनों को एक साथ लिखना हो तो। हाँ बेटा बताओ। मैम, बड़े ब्रैकेट में एक साइड में एक पीरियड बना के उसमें जूते का साइज और दूसरे पीरियड में उम्र का साइज। बिल्कुल सही। मतलब आप उम्र ऐसा लिख दें। कर सकते हैं कि हम क्या कर लें कि एक जगह पूरी पंक्तियां किसकी बना लें? जूते के साइज की। और दूसरी जगह किसकी बना लें? उम्र की। उम्र की। बिल्कुल सही। अब देखिए, मैंने तो आपको नहीं बताया, लेकिन आपको इससे अंदाजा लग रहा है, आप खुद बता पा रहे हैं मुझे कि अगर हमें इन तीनों को एक साथ ही एकत्रित करके लिखना हो तो हम किस प्रकार से इनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो लिखना शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट, हमारा ब्रैकेट लेंगे, आयताकार ब्रैकेट ले लिया हमने। फिर उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर पंक्तियां बनाओगे। ठीक है, पहली पंक्ति किसको दोगे? मीरा को। दूसरी पंक्ति किसकी होगी? राधा की। और तीसरी पंक्ति किसकी होगी? रेखा की। बिल्कुल सही। अब आपको पता है मीरा के बारे में आपको क्या क्या मालूम है? उसके जूते का साइज और उसकी उम्र पता है आपको। ठीक है? तो मीरा के सामने क्या लिखेंगे? मीरा के जूते का साइज यानी 4 और उसकी उम्र यानी 9। बिल्कुल सही। अब राधा के लिए बताओ। राधा की जूते का साइज 5 और उम्र 10 साल। अब रेखा के लिए बताओ। रेखा के जूते का साइज क्या है? और उम्र 12। बिल्कुल सही। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जो इस आयताकार बॉक्स के अंदर, जो आयताकार बॉक्स आपको आपके सामने दिख रहा है, इसमें जो पहली प्रविष्टि है मीरा की, राधा की और रेखा की, ये सब क्या है? जूते का साइज है। बिल्कुल सही। तो क्या मैं इनके ऊपर ये लिख सकती हूँ यहाँ पर कि ये जूते का साइज है? जूते का साइज या जूते का नंबर। ठीक है, और आप मुझे बताइए, हाँ, शूज का साइज। ठीक है, और आगे और भी बोल सकते हैं, साइज ऑफ शूज। ठीक है, चलिए, पहली प्रविष्टियां पता चल गई हैं आपको। दूसरी प्रविष्टियां क्या इंडिकेट कर रही हैं? उम्र यानी एज। क्लियर है? ठीक है, आपको समझ में आ गया? क्या यहाँ से ज्यादा बताना आसान रहेगा? यहाँ मैं आपसे अभी इमीडिएटली अगर मैं पूछूं कि राधा की उम्र क्या है, तो क्या आप इस आयताकार बॉक्स से देख के एक बार में ही बता सकते हैं? ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप उसको कैसा कर सकते हैं? सारणिक रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है? केवल नंबर्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं, उन सूचनाओं को एकत्रित करने में जो एलिमेंट्स वर्क करते हैं, जो अवयव यूज होते हैं, उन अवयवों को आप इजीली प्रदर्शित कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, केवल क्या कर पा रहे हैं हम? इसे प्रेजेंट कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? इसकी खुद की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, संख्यात्मक मान नहीं है इसका। आप देख रहे हैं ना, ये केवल क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे प्लस का चिन्ह होता है,
प्लस का चिन्ह आप जानते हैं? प्लस का चिन्ह अगर मैं खाली लिख दूं, उसके साथ कोई अंक ना लिखूं, तो क्या उसकी अपनी कोई मान है? कुछ समझ में आएगा? इसका मतलब क्या है? जस्ट क्या है, वो एक ऑपरेशन है, लेकिन जब तक उसके पास ऑपरेशन के साथ में क्या नहीं मिलेगा, नंबर्स नहीं मिलेंगे उसको, तब तक उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही ये है, ये क्या है? सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है? हालांकि वो एक ऑपरेशन है और ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब ये मुझे बताइए, क्या आपको इस आयताकार बॉक्स में पंक्तियां और स्तंभ दिख रहे हैं? अगर पंक्तियों की मैं बात करूं तो कितनी पंक्तियां दिख रही हैं? पंक्तियां 3। कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां। किस किस की पंक्तियां बनाई? मीरा, राधा, रेखा की। रेखा की। क्या लिखा गया है पंक्तियों में मीरा, राधा, रेखा के लिए? पंक्तियों में उनके जूते के नंबर और उम्र लिखी गई है। बिल्कुल सही। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको कॉलम्स दिख रहे हैं इसमें? मतलब देखिए, पंक्तियों को तो हम इंग्लिश में रो कहते हैं, और रो हमेशा कैसी होती है? दाईं से बाईं ओर। ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? अप टू डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो क्या आपको स्तंभ दिख रहे हैं? यस मैम। कितने स्तंभ दिख रहे हैं? 2 स्तंभ है। यस मैम। ठीक है, पहला स्तंभ क्या प्रदर्शित कर रहा है? जूते का साइज। और दूसरा स्तंभ? उम्र। उम्र, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इस व्यवस्था को किसी दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं? क्या ये अरेंजमेंट चेंज हो सकता है? सोचिए, थोड़ा खुद सोचकर बताइए। क्या इस आयताकार जो बॉक्स है, इसमें पहले क्या है? मैंने मीरा, रेखा और राधा, इनकी 3 पंक्तियां बनाई हैं। क्या इन पंक्तियों को मैं स्तंभों के रूप में लिख सकती हूँ? क्या ये व्यवस्था चेंज कर सकते हैं? बदल सकती है व्यवस्था? आप बताइए, बदल सकती है? बदल सकती है मैम। बताइए कैसे बदलेंगे? रेखा को पहले कर लेंगे अरेंज, जैसे 5 और इनकी एज और ये आ जाएंगे उम्र एक साथ। 3 कॉलम हो सकते हैं अगर हम इसको टेढ़ा कर, जैसे कि आप। हाँ, बिल्कुल सही। हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पंक्तियां हमने अभी किसके लिए बनाई हैं? मीरा, राधा और रेखा के लिए। अब वो पंक्तियां किसके लिए होंगी? जूते का साइज और उम्र के लिए। और स्तंभ किसके लिए हो जाएंगे? मीरा, रेखा और राधा के लिए। बिल्कुल सही। बनाकर बताइए, जल्दी बनाइए। देखिए पहले से और इसमें कितना चेंज आता है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या एक बार मुझे फिर से बता दीजिए। पंक्तियां कितनी है पहली वाली व्यवस्था में? 3। और स्तंभ कितने हैं? 2। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अब जो दूसरी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, मैं फिर से आपसे पूछूंगी कि वहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों लिख लिया आप लोगों ने? चलिए बताइए, अब जो दूसरी व्यवस्था आपने की है आयताकार बॉक्स की, वो किस तरीके से बदल गई है? मैं सबसे पहले कृष्ण गोपाल से पूछूंगी, बताओ। मैम, इसमें थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है, और इसमें पंक्तियों में जूते का साइज और उम्र को रखा गया है, और कॉलम्स में मीरा, राधा और रेखा की जो भी इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। ठीक है, और आप लोग क्या बोल सकते हैं? पंक्तियों को रो बोल सकते हैं और स्तंभों को कॉलम्स बोल सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगी कि जो अब हमने जो व्यवस्था बनाई है, अब जो हमने अरेंजमेंट किया है, उस अरेंजमेंट में कितनी रोज हैं? आप बताएं। 2 रो हैं। ठीक है, पहली पंक्ति क्या प्रदर्शित कर रही है? जूते का साइज। और दूसरी पंक्ति क्या प्रदर्शित कर रही है? उम्र। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसमें कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम्स हैं? अब वाली जो व्यवस्था स्तंभ 3 है। स्तंभ 3 है। पहला स्तंभ क्या प्रदर्शित कर रहा है? मीरा की एज और जूते का साइज। अच्छा, आप बताइए दूसरा स्तंभ क्या प्रदर्शित कर रहा है? राधा की जूते का साइज और एज। बिल्कुल। और तीसरा स्तंभ क्या प्रदर्शित कर रहा है? जूते का साइज और एज। किसका? रेखा का। बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक ही जगह इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से? आव्यूह विधि की हेल्प से। ठीक है बच्चों, आप कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं? आज की जो हमने यहाँ पर टॉपिक पे जिस पे चर्चा की है, आज आप लोग इसके बारे में सोचिएगा और सोचकर आगे और अपने दैनिक जीवन में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, उसमें कुछ ऐसे क्रियाकलाप जरूर होते हैं जो हमारे मैट्रिक्स मतलब फॉर्म जो आपको दिख रहा है ना, आयताकार जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, जो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, इस तरीके के अरेंजमेंट्स आपको आसपास भी दिख सकते हैं। सबके घर में खेत होते हैं ना, खेत है ना आसपास? यस मैम। तो आपने बाग देखे हैं? ठीक है, बागों में आपने देखा है कैसे पंक्तियों में लगाया जाता है पौधों को। ठीक है, फिर बड़े होने के बाद वो पेड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। यस मैम। ठीक है, आपकी खुद की क्लास भी
अगर अरेंज क्लास एक डेस्क एक चेयर टाइप से रखा हो बच्चों के लिए तो वो भी अरेंजमेंट बन सकती है। और अरेंजमेंट कोई आप खेतों में पौधों की बुवाई, क्यारियां जो होती हैं, क्यारियां, है ना। और बताएं। स्कूल का टाइम टेबल में, स्कूल का टाइम टेबल मतलब जो परफॉर्मा होता है जी, उसमें रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। वेरी गुड, बैठिए। और बताइए, और कोई चीज बताइए जो आप आसपास देखते हो और वो आपको लगता है कि हाँ वो मैट्रिक्स जैसी लगती है। प्रेयर में स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट, बिल्कुल, क्योंकि जब आप प्रेयर करते हैं तब आप कैसे खड़े होते हैं, रो वाइज, रोज होती है ना, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम आकर आपसे और भी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने मैट्रिसेस को, सीखेंगे कि मैट्रिसेस किस किस प्रकार की होती हैं, ठीक है। और आगे सीखेंगे कि मैट्रिक्स के ऑर्डर कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं, उनकी कोटि कैसे बताई जा सकती है, ये हम अपने अगले अंक में चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स मैम। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि मैट्रिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी और आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव को किस तरह से हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में रिलेट करते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और हमारे साथ थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।